हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा क्रिमिनोलॉजी, कोड है 4004 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, इसकी जो आने की जो संभावना रहती है वो 70% बनी रहती है और इसके जो आने के जो चांस हैं 10 नंबर में बहुत ज़्यादा रहते हैं। कभी कभी ये 20 नंबर में आ जाता है और 5 नंबर में इसकी टिप्पणी आ जाती है। ज़्यादातर इसके जो आने के चांस रहते हैं वो 10 नंबर में, ठीक है। कभी कभी 20 में और कभी कभी ये 5 में आ जाता है। आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिलता जुलता है परिवीक्षा से। तो जो आज का जो क्वेश्चन है उसका नाम है पेरोल। और इससे पहले का जो क्वेश्चन कराया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 7, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देखिएगा। अगर आप दोनों क्वेश्चनों को नहीं देखोगे, ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। तो इसलिए प्लेलिस्ट पे जाना, उसके ऊपर लिखा मिलेगा आपको परिवीक्षा, आप उसे देख लीजिएगा। आज का क्वेश्चन है पेरोल। ये पेरोल जो होता है ये परिवीक्षा की तरह ही लगता है। जैसे आपने देखा होगा अपहरण और एक व्यपहरण, जैसे ये देश के अंदर होता है या देश के बाहर होता है, उसी प्रकार से पेरोल और परिवीक्षा लगते तो एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन होते अलग अलग हैं। कुछ मात्रा में ये एक जैसे लगते हैं लेकिन होते अलग हैं, ठीक है। बात करते हैं परिवीक्षा की, तो हम कर ही चुके हैं, एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, क्वेश्चन पूरा करा भी चुके हैं। बात करते हैं पेरोल की। पेरोल होता क्या है, पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम थोड़ा समझेंगे 2 या 3 मिनट के अंदर। पहले ऐतिहासिक काल में, इतिहास में चलते हैं। ऐतिहासिक काल में युद्ध होते थे। युद्ध किसके बीच होते थे? दो देशों के बीच, जैसे ए देश है और प्लस बी देश है। इसमें क्या होता था युद्धों में? पहले जैसे ए ने बी के सैनिकों को बंदी बना लिया या बी ने ए के सैनिकों को बंदी बना लिया, सैनिकों को, ठीक है। दोनों ने आपस में एक दूसरे के सैनिकों को बंदी बना लिया और इन्हें क्या करते थे? जेल में डाल देते थे। यही करते थे सब। अब बात करते हैं आगे। जब एक ए ने बी के पकड़े, बी ने ए के सैनिक पकड़े, अब इसमें होता क्या था? अब हम ए के एग्जांपल ले लेते हैं, एक से ही दोनों का कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए है, ए का हमने एग्जांपल लिया। ए के पास जो सैनिक हैं, किसके? बी के सैनिक हैं। ए की जेल में है। कुछ सैनिक ऐसे हैं जो परेशान हैं, कैसे? अपनी फैमिली से, कि उनकी फैमिली में कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हैं, अपनी फैमिली से वो ज़्यादा परेशान हैं और फिर अब वो आ गए कैद में। कहाँ पे? जेल में आ गए। या किसी का बच्चा छोटा है या कोई अन्य कारण है या किसी का ऐसा रोग है। हालांकि पहली बार तो सैनिकों को स्वस्थ भर्ती करा जाता है वर्तमान समय में, लेकिन उस समय ऐतिहासिक काल में ऐसी जांच पड़ताल नहीं होती थी। सैनिकों को आमतौर पर भर लिया जाता था। या किसी के कोई गंभीर रोग है, ठीक है, भाई पहले स्वस्थ था लेकिन उसे कोई गंभीर रोग हो गया, उसका इलाज चल रहा है। पहले इतनी जांच पड़ताल मेडिकल नहीं होते थे, ठीक है, उसका इलाज चल रहा है, पारिवारिक कारण है या कोई अन्य कारण है, ठीक है। इन्होंने ए देश के किसी प्रशासनिक यानी सैनिक से बोला या अधिकारी से बोला,
ठीक है। तो इनको कुछ समय के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, महीने भर के लिए छोड़ दिया जाता था, लेकिन एक शर्त पे, अगर आप वापस नहीं आए तो आप जहां भी मिलोगे आपको मार दिया जाएगा, या आपका परिवार हमारे हाथ लग गया तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, या आपके जो अन्य सैनिक हैं हमारे पास उनको हम मार देंगे। इस प्रकार का दबाव देके, इस प्रकार की शर्त रख के उसे घर पे छोड़ा जाता था। उसे कहते थे एक प्रकार का पैरोल। ठीक है, क्या कहते थे? पैरोल, यानी शर्त पर छोड़ा गया है, शर्त पर। दूसरा, ये जो पैरोल पर छोड़ा हुआ सैनिक है उससे एक शर्त और लेते थे कि आपको छोड़ा जा रहा है, आप अपने देश जा सकते हो, लेकिन आप वापस भी आओगे। दूसरी बात, जो विदेश है ऐसे सैनिकों को नहीं रोकता था और ना ही इनसे पुनः युद्ध के लिए बोलता था क्योंकि ये प्रक्रिया दोनों पर लागू थी। जब ए व्यक्ति, ए देश जो है बी के सैनिक छोड़ रहा है तो बी भी ए के सैनिक छोड़ेगा, अदला बदली करते थे। वो एक दूसरे को नहीं मारते थे, भाई ए बी के सैनिक को नहीं मारेगा, बी ए के सैनिक को नहीं मारेगा, और एक दूसरे में अदला बदली करते थे। इसको बोलते थे पैरोल। समय बदला, वक्त बदला, हम आ गए अपने आजादी से पहले, 1947 से पहले। आजादी का आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था। ठीक है, देश में ब्रिटिश शासन था, देश में ब्रिटिश शासन था। ये उस समय बहुत ज्यादा क्रूर था। ब्रिटिश शासन, ठीक है। आजादी से पहले आजादी के जो दीवाने थे, जिन्हें हम आंदोलनकारी बोलते थे, इसमें जो राजनेता भी शामिल थे, आजादी के दीवाने, आंदोलनकारी, राजनेता शामिल थे। अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटिश शासन क्या करता था, इनको पकड़कर जेल भेजता था। भाई अच्छे से समझ लेना, बड़े प्यार से एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं कहानी की तरह, ठीक है। जेल भेजते थे। जेल भेजे गए जब ये आंदोलनकारी और राजनेता, दोनों को हम एक बार मोटे से तौर पे आंदोलनकारी ले लेंगे, ठीक है। बार बार एक शब्द को नहीं बोलना पड़ेगा, आंदोलनकारी, ठीक है। इसमें राजनेता भी आ गए, आंदोलनकारी भी आ गए और अन्य व्यक्ति भी आ गए, ठीक है। आंदोलनकारी जब जेल में गए तो उन्होंने देखा ये जो ब्रिटिश शासन जो था, जो पहले से वहां पर जो कैदी थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार, अनैतिक व्यवहार और उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। ये सब चीजें आंदोलनकारी देख रहे थे, प्लस कुछ ऐसे आंदोलनकारी थे जिनके ऊपर इस प्रकार का अमानवीय, अनैतिक और अत्याचार हो रहा था। ये तो थे आंदोलनकारी। भाई इन पे इस तरह की बात सहन नहीं हुई, इन्होंने क्या करा, आंदोलन जेल के अंदर ही छेड़ दिया। क्या करा, जेल के अंदर छेड़ दिया। इस चीज को अभी 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। आगे थोड़ी साइड में एक स्टोरी और जोड़ लेते हैं। 1947 से पहले जब हमारे देश के आंदोलनकारी जेल में कैद थे, उसी समय, उससे 10-5-20 वर्ष पहले विदेशों में भी जो कैदी थे उनके साथ भी इसी तरह का अमानवीय, अनैतिक, अत्याचारिक व्यवहार हो रहा था। उससे निपटने के लिए, उससे निजात पाने के लिए
अन्य देशों में भी कैदियों के लिए आंदोलन चल रहे थे और ये आंदोलन उग्र रूप धारण कर चुके थे। ठीक है, ये कुछ भी करने को तैयार थे कि भाई जो कैदी हैं ये भी एक मानव है, ये भी एक समाज का हिस्सा है। अगर इससे कोई गलती हुई है, ये जेल में आया है, ये अपनी एक तो जेल में आकर सजा भुगत रहा है, ऊपर से आप अमानवीय, अनैतिक और अत्याचार इसके ऊपर कर रहे हो, ऐसा नहीं सहेंगे। दूसरी बात, जो आपका शासन है, जो जो प्रशासन है, ये प्रशासन आपका गलत है। ये आंदोलन विदेशों में हुआ और विदेशों के आंदोलनों को देखते हुए जो प्रशासन था उसने इनकी बात को माना। विदेशी देशों में जो विदेशों में जो ये आंदोलन हो रहा था, इन्होंने इनकी बातों को माना और बदलाव स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उसी समय भारत में भी इस प्रकार के आंदोलन हुए और भारत ने भी इसका लाभ उठाया, क्रांतिकारियों ने, और अपने देश में भी इस प्रकार की आवाजें उठाई, जिससे कि भारतीय जेल के प्रशासन को सुधारा गया और उसमें कुछ नए नियम जोड़े गए, जिसमें जो आंदोलनकारी और जो राजनेता थे, अन्य क्रांतिकारी जो लोग थे, उनको छोड़ने की भी मांग की गई। जिस प्रकार से अन्य देशों में अमानवीय, अनैतिक और अत्याचार व्यवहार पर रोक और पैरोल की मांग की गई, उसी प्रकार से भारत में भी इन व्यवहारों को रोकते हुए पैरोल की डिमांड की गई और इस मांग को माना गया। इसी आधार पर आंदोलनकारी बाहर आते थे। ठीक है, तो ये था पैरोल का इतिहास और ये चला कब से आ रहा है? प्राचीन काल से। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, जब उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो एक बार में आपकी समझ में आ जाएगा। चलते हैं। पैरोल से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ और हानियां बताइए। ऐतिहासिक दृष्टि से पैरोल सैन्य विधि से जुड़ी हुई एक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत कुछ युद्ध से कैदियों को कारागार में वापस लौट आने की शर्त पर, देखो शर्त रख रहे हैं कि आप कारागार में यानी जेल में दोबारा से वापस लौट आओगे, पर कुछ समय के लिए रिहा किया जाता था। शर्त रखते थे कि वापस लौट आना, इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था। परंतु वर्तमान समय में पैरोल एंग्लो अमेरिकन दंड पद्धति का एक अभिन्न अंग बन गया है। भारत में पैरोल व्यवस्था, भारत के कारागारों, जेल में सुधार सामाजिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप न होकर, जो पैरोल का, जो जेलों का जो नियम बना है, जो जेलों की व्यवस्था जो चेंज हुई है, वो सामाजिक आंदोलन के आधार पर चेंज नहीं हुई। वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीतिक कैदियों की समस्याओं को सुलझाने के स्वरूप हुआ है। जो राजनीतिक कैदी थे, जो आंदोलन के दीवाने थे, आंदोलनकारी थे, उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी समस्याओं को सुलझाने के आधार पर, भाई जब ये हमारे देश के प्रिय आंदोलनकारी जब जेल में जाते थे, इनके साथ भी अत्याचार होता था, इसको सुधारने के लिए और इन्हें वापस बुलाने के लिए ये पैरोल व्यवस्था लागू की गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण देश के प्रमुख नेता जेल में बंद रहे तथा उनका ध्यान कारागार प्रशासकों द्वारा कैदियों के प्रति किए जा रहे अत्याचारों तथा अमानवीय व्यवहारों की ओर आकर्षित हुआ, जिनकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने जेलों की गिरती हुई स्थिति तथा बंदियों के साथ हो रहे कठोर व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई। एक्सप्लेन पहले कर चुका हूं, आप बिल्कुल कहानी की तरह आपके दिमाग में स्टोरी सी बन गई होगी, छपती जा रही होगी। अतः जेल प्रशासनों को कारागारों की दशा सुधारने के लिए सुधार कार्यक्रम प्रारंभ करना आवश्यक हो गया। जब इन्होंने देखा कि भाई ये आंदोलन तो सभी जगह प्रारंभ हो गए हैं और भारत में भी इस प्रकार के आंदोलन उग्र रूप धारण कर चुके हैं, तो जो प्रशासन था उसने भी सोचा कि भाई इनमें बदलाव किया जाना चाहिए। इसी समय अन्य देशों में भी कारागार सुधार पर जोर दिया जा रहा था।
इसका प्रभाव भारतीय कारागार प्रशासकों पर पड़ा और उन्होंने भारत के जेलों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। यह अनुभव किया गया कि कारावासियों को कारागृह की कोठरियों में बंद रखना उनके तथा समाज दोनों के लिए गलत है तथा इस पद्धति में आमूल परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। तो इन्होंने क्या सोचा, जो काल कोठरी में जो सैनिक बंद हैं यानी आंदोलनकारी जो बंद रहे, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाना बहुत ज्यादा उग्र हो सकता है। आंदोलन, अगर हमने इनके साथ गलत व्यवहार किया तो आंदोलन और उग्र हो जाएगा। अगर इसमें संशोधन नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी और ये कैसा है, समाज के लिए भी बहुत ज्यादा गलत होगा। ठीक है, तो उन्होंने अमूल परिवर्तन वर्तमान स्थिति को देखते हुए परिवर्तन किए। आगे चलते हैं। एक चीज और थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं, ये जो परिवीक्षा है ये न्यायालय न्यायालय में कौन होता है, न्यायाधीश होता है, न्यायालय द्वारा दी जाती है और ये पूर्ण रूप से न्यायिक होती है यानी सरकारी। ठीक है, और ये जो पैरोल होती है, पैरोल एक संस्था के अंतर्गत काम करती है जिस संस्था का नाम है पैरोल बोर्ड। ठीक है, उस संस्था का नाम है पैरोल बोर्ड और ये अर्ध न्यायिक होती है और परिवीक्षा पूर्ण न्यायिक होती है और सरकारी होती है। ये अर्ध सरकारी होती है और एक संस्था के द्वारा काम करती है। ठीक है, पैरोल बोर्ड के द्वारा कार्य करती है। आगे चलते हैं। भारतीय दंड व्यवस्था में पैरोल तथा परिवीक्षा पद्धति पिछले 50 वर्षों से लागू है, परंतु इनका विकास अव्यवस्थित ढंग से होने के कारण इनके अंतिम परिणामों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इनके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। यहां तक कि कुछ राज्यों में तो पैरोल और परिवीक्षा में अंतर न मानते हुए, मतलब कुछ राज्य तो ना तो ये मानते हैं कि ना पैरोल और परिवीक्षा अलग अलग हैं, ये ही नहीं मानते हैं, अंतर मानते हैं हुए पैरोल के स्थान पर परिवीक्षा शब्द का खुलकर प्रयोग किया जा रहा है, जो ना कि भ्रामक है बल्कि दंड शास्त्र की दृष्टि से पूर्णतः गलत भी है। अन्य मतलब कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पैरोल और परिवीक्षा को एक समझा जाता है और पैरोल के स्थान पर परिवीक्षा को दिया जा रहा है। ठीक है, पैरोल का काम क्या होता है कि आपको कुछ दिन के लिए घर वापस भेजा जा रहा है लेकिन आप दोबारा से जेल आ जाओगे। परिवीक्षा में क्या होता है कि जो अपराधी होते हैं उन्हें पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाता है या उन्हें ऐसे स्थान पर भेज दिया जाता है कुछ समय के लिए जहां से उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विकास हो सके। ठीक है, आर्थिक विकास कैसे होगा, उन्हें उद्योग और व्यापार की शिक्षा नीति समझाई जाती है। जबकि परिवीक्षा एक न्यायिक कार्य है जिसके दंडाधिकारी विनिश्चित यानी मजिस्ट्रेट विनिश्चित करता है। देखो, परिवीक्षा को कौन निर्णित करता है, परिवीक्षा कौन देता है, न्यायिक कार्य है जिसे दंडाधिकारी विनिश्चित करता है। जबकि पैरोल एक अर्ध न्यायिक कार्य है जो पैरोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। अब आती है पैरोल की अवधि। पैरोल को कितने समय तक नियंत्रण में रखा जाए, इस संबंध में विभिन्न देशों ने अलग अलग नियम अपनाए हैं। देखो, पैरोल से संबंधित जो नियम है प्रत्येक देश में अलग अलग है। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है उसे देखते हैं। भारत में पैरोल की अवधि का निर्धारण पैरोल बोर्ड ही करता है। पैरोल के मामले में पैरोल बोर्ड जो अर्धन्यायिक है वही कार्य करता है, इसमें न्यायालय का कोई रोल नहीं रहता है। बोर्ड को यह अधिकार शक्ति भी दी गई है कि वह उचित मामलों में पैरोल अवधि की समाप्ति के पूर्व ही पैरोली को
पूर्णतः मुक्त किए जाने की सिफारिश कर सकता है, परंतु पैरोल की अवधि पैरोली की शेष सजा से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखो, यहां पर बोला गया है कि पैरोल की जो अपील है आप न्यायालय में नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये गलत है। आप कहां करोगे इसकी अपील? पैरोल बोर्ड में, क्योंकि ये न्यायालय से संबंधित ही नहीं है। आप कहां पे करोगे? पैरोल बोर्ड में। दूसरी बात, सपोज करो किसी व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा है और उसने 3 वर्ष की सजा काट ली है, शेष बची 2 वर्ष की, तो इसे जो पैरोल की जो छुट्टी मिलेगी वो 2 वर्ष से कम कम होगी, क्योंकि इसे एक बार पुनः वापस आना है और वापस आके फिर अपनी सजा पूरी करके बची हुई जब जाना है। जैसे 3 वर्ष काट लिए, 2 वर्ष बचे, तो जैसे 24 महीने बैठते हैं, 24 में से 20 महीने, 18 महीने या 16 महीने पैरोल मिल गई कि आप जाओ अपना एंजॉय करो, ठीक है। कितने बचे महीने? इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8 महीने। ये जो शेष महीने बचे हैं इसकी जेल पुनः काट के ये जाएगा और इसके 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ये पैरोल व्यवस्था होती है, ठीक है। और ये कौन निर्धारण करेगा? ये पैरोल बोर्ड निर्धारण करेगा, न कि न्यायालय, ठीक है। आगे चलते हैं। पैरोल की परिभाषा वार्स एवं टीटर्स के अनुसार पैरोल एक सशर्त मुक्ति का रूप है, यानी पैरोल एक शर्त के आधार पर छोड़े जाना वाला आधार है जो अपराधी की सजा का एक भाग काट चुकने के बाद प्रदान किया जाता है। मतलब जिसमें अपराधी एक हिस्सा या कुछ हिस्सा काट लेता है, जैसे यहां पे बताया है, और उसे फिर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। शेष हिस्सा में जैसे 5 वर्ष है, मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 लिया था, यहाँ पे हो सकता है वो 1 वर्ष जेल रहे, 2 वर्ष जेल रहे, 3 रहे या 4 रहे, लेकिन उसने कुछ सजा काटी जरूर हो, ठीक है। एग्जाम्पल आप ये सटीक ना लेके बैठ जाना कि सर ने 3 बोला है तो 3 सर्वसत्य है, नहीं, वो अपराध के ऊपर डिपेंड करता है और अपराधी के आचरण के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। पैरोल से संबंधित केस, कुछ केस हैं जो पैरोल से संबंधित हैं और अपने एग्जाम में आपको लिखने हैं। कम से कम 4 हैं, आपको 2 लिखने हैं। पहला है श्रीमती पूनमलता बनाम बागवान तथा अन्य। अन्य का मतलब है जो इसमें जो बागवान के साथ अन्य व्यक्ति और शामिल हैं। दूसरा, अवतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य। तीसरा है भीका भाई देवसी बनाम गुजरात राज्य। चौथा है महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश पांडुरंग दारवेकर। पैरोल के लाभ, इसमें से कोई 4 केस में से 2 लिख देना, ठीक है। पैरोल के लाभ, नंबर 1, अपराधी जेल के दूषित वातावरण और बुरी संगति से बच जाता है। जब पैरोल से आदमी जल्दी निकल जाता है तो जो जेल का गलत वातावरण है उससे बच जाता है। अब ये कहोगे कि सर आपने बोला है 5 में से 3 वर्ष काटे, 3 वर्ष में उसके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई हो सकता है 5 की सजा हो, 7 की सजा हो, 20 साल की सजा हो, आजीवन कारावास हो सकता है उसे 5 वर्ष में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में छोड़ दिया जाए, ठीक है। मतलब लंबे समय तक ना रखा जाए उसे। जेल से छूटकर अपराधी सामाजिक जीवन से अपना सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। जब आदमी छूट जाता है उसमें सुधार बुद्धि थोड़ी आ जाती है, तो वो अपना और अपने परिवार का विकास करने की सोचता है। अपराधी पुनः अपने परिवार की सहायता कर सकता है। पैरोल से सरकार का आर्थिक भार कम हो जाता है। अगर अपराधी जेल में ज्यादा रहेंगे तो उन पर ज्यादा खर्चा होगा, जिससे राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का या भारत सरकार का खर्च ज्यादा होगा। पैरोल की हानि, पैरोल पर आए पैरोल पर आए आए पैरोल पर आए व्यक्ति पुनः समाज को परेशान करेंगे। इसकी हानि क्या है? जो व्यक्ति अपराध करके जेल गया है और उसे जेल से वापस भेज दिया है कुछ समय के लिए, कुछ लोगों की मनोस्थिति ऐसी होती है जो सुधरती नहीं है।
तो वो बाहर आकर फिर दोबारा से लोगों को या समाज को परेशान करेंगे। ये मानना है, ये हानि बता रहे हैं। दूसरा, अपराधी के खिलाफ हीन भावना पैदा होती है तथा समाज उसे ताने देता है। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध में जेल चला जाता है और तो वो छूट के जब आता है, समाज में उसे वह सम्मान दोबारा नहीं मिलता है जो उसका जेल जाने से पहले था। तीसरा हानि क्या है? अपराधी बाहर आकर समाज से सुना पुनः वापस जेल में जाना नहीं चाहता, जिससे मानसिक तनाव में आत्महत्या जैसी घटना होती हैं इत्यादि। यहाँ पर बोला है जब पैरोल की स्थिति का व्यक्ति बाहर आता है, जैसे सपोज करो उसकी 10 वर्ष की सजा हो गई, 10 वर्ष में से 5 या 6 वर्ष उसने जेल में काट लिए, 4 साल बचे, इसमें से कुछ महीने निकालकर इसे 2.5 या 3 साल के लिए, 1 साल के लिए इसे पैरोल पर भेज दिया कि कुछ दिन आप बाहर रह के आओ अपने समाज में, फिर वापस आ जाना। तो लोगों की मानसिक स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है, इतना टॉर्चर हो जाता है उसके शरीर पर, दिमाग पर, इतना प्रेशर, इतना दबाव हो जाता है कि वो सोचता है कि यार मुझे फिर जेल जाना पड़ेगा। या उनसे एक शर्त और रखी जाती है कि अगर तुम गए बाहर और आपने कोई अपराध किया तब भी तुम सजा पाओगे, ठीक है, और जिस प्रकार का आप अपराध करके आओगे उसमें वो सजा ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो तनाव इसके मन पे रहता है कि हालांकि मैं चाहे कितने अच्छे तरीके से रहूं, अगर मुझसे गलती से कोई पुनः अपराध हो गया तो मैं फिर से जेल जाऊंगा। तो ये मानसिक तनाव इसे खाता है और ये फिर आत्महत्या कर लेता है, और ऐसी घटना काफी देखने को मिली है। ये इसकी हानि है, और इसमें अन्य हानि भी हैं और अन्य लाभ भी हैं, लेकिन अपने क्वेश्चन की समय सीमा को देखते हुए हमने इतना ही सेट किया है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने वीडियो को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन, यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।